हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2024 के लिए स्टैटिक जीके का एक कंप्लीट क्लास लेने वाला हूं। इस वीडियो में इंक्लूडेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और दोस्तों, आने वाले एग्जाम में भी आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताते चलूंगा। तो या तो आप सभी लोग उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलना, या फिर वीडियो में बताने के बाद आप एक बार वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि डायरेक्ट ना पूछ करके जो उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वहां से आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर करते चलूंगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप आज के इस पूरे क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम 2024 के लिए मैंने एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना दिया है। इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, या फिर टेलीग्राम में जाकर के डायरेक्ट सर्च करना एयरफोर्स एक्स वाई 2024 बिना कोई स्पेस दिए। आपको मेरा नया वाला टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट पिछले टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हैं वहां पर भी मैं आप सभी को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के किस सदन में मनी बिल पेश किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारतीय संसद में दो सदन होते हैं, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा है। तो बताना है कि जो मनी बिल है वो किस सदन में पेश किया जाएगा। ऑप्शंस में है लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों में, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जितने भी मनी बिल हैं उसे पेश किया जाता है सबसे पहले लोकसभा में। दोस्तों, यह जो मनी बिल है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो मनी बिल आर्टिकल है आपका 110। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसे याद रखना। इसके अलावा दोस्तों, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो यह तय करेंगे कि जो मनी बिल है उसे मनी बिल माना जाए या फिर इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। इसके अलावा जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं वो कभी भी इस मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में वापस नहीं भेज सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें हुई है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इन दोनों ही टॉपिक से आपके एग्जाम में पिछले 5 सालों से क्वेश्चन रिपीट आते हैं। तो आइए मैं आपको इन दोनों सभा के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बता देता हूँ। दोस्तों, आपका जो लोकसभा है वो आर्टिकल 81 के तहत गठन किया गया है और इसका गठन हुआ था 1952 में। लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब तक बहुत बार पूछा जा चुका है कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। और दोस्तों, लोकसभा को डिजोल्व भी किया जा सकता है, यानी कि भंग भी किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत 1952 में हुआ था और राज्यसभा को दोस्तों हाउस लीडर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का और राज्यसभा को कभी भी डिजोल्व नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट एमंग द फॉलोइंग। तो दोस्तों, जो प्लांट का सेल वॉल है यह बना होता है सेलुलोज का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक और एंजाइम है जिसका नाम है पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन को मिलकर के प्लांट सेल वॉल बना होता है। दोस्तों, यहाँ पर प्लांट का जो सेल वॉल है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह प्रोवाइड करता है प्लांट को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप देखोगे कि कोई पौधा शेप ले पाता है और उसका ग्रोथ होता है। साथ ही में दोस्तों, ये जो सेल वॉल है, ठीक है ना, आप इसके नाम से ही समझ रहे होगे। मान लो ये प्लांट है, इसके बाहर एक सेल वॉल है, ठीक है, यहाँ पर सबसे किनारे पर सेल वॉल है। तो इस सेल वॉल का मुख्य और कार्य क्या क्या होता है, तो दोस्तों ये एक्ट करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में। किससे? पैथोजन से, यानी कि बाहर के जितने भी कीड़े मकोड़े हो गए, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इन सभी से इस पूरे पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है सेल वॉल। तो ये कुछ आपके दो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट थे सेल वॉल के बारे में। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति प्रख्यापित कर सकते हैं। यहां पर आपको मैं इंग्लिश में भी समझा देता हूं क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस। दोस्तों, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस पारित करते हैं किस आर्टिकल के तहत, तो यह किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर पूछा जाए दोस्तों कि किसी गवर्नर ने, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं
वो ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत पारित करते हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट कर दो 213। 123 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को पास करते हैं, और अगर गवर्नर को ऑर्डिनेंस पास करना हुआ तो वे आर्टिकल 213 के तहत करते हैं। साथ ही में दोस्तों देखिए, जब बात हो रही है प्रेसिडेंट की तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मालूम होने चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले दोस्तों आर्टिकल 72, जो आर्टिकल 72 है ये प्रेसिडेंट को देता है पार्डन का पावर। जैसे मान लो किसी भी कैदी को या फिर किसी भी दोषी को फांसी की सजा हो गई और वो जाता है प्रेसिडेंट के पास याचिका दायर करने, तो प्रेसिडेंट अगर इसे माफ करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे आर्टिकल 72 का यूज करके। इसके बाद एक है दोस्तों आपका आर्टिकल 111, जो कि प्रेसिडेंट को वीटो पावर प्रोवाइड करता है। साथ ही में दोस्तों आपके 3 इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है, ठीक है ना, इसमें से एक आपका राष्ट्रपति का शासन भी होता है। तो मैं आपको इमरजेंसी के बारे में भी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहीं पर क्लियर कर देता हूं। भारत में जो इमरजेंसी है वो 3 तरह का लगता है। एक है आर्टिकल 352 के तहत, जिसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। फिर है आर्टिकल 356 के तहत, जिसे कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी। इस स्टेट इमरजेंसी के दौरान जो किसी भी राज्य का जो विधानसभा है उसे पूरी तरह से भंग कर दिया जाता है और वहां पर राष्ट्रपति के शासन को लागू कर दिया जाता है। आर्टिकल जो 360 है दोस्तों, ये आपका है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि जब वित्तीय संकट आ जाए देश पर, तब इस स्थिति में आर्टिकल 360 का यूज करके जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इमरजेंसी की, तो अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी भारत में लगाया जा चुका है, जिसमें से पहला है 1962 का, जब इंडिया चाइना वार चल रहा था। फिर इसके बाद 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चला था, और इसके बाद 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके कहने पर प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया गया था। तो ये अब तक के 3 ऐसे इमरजेंसी हैं जो कि भारत में लागू किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश भारत है इसके पहले वायसराय का नाम बताइए। सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग है वो 1856 से लेकर के 1862 तक भारत के वायसराय रहे हैं। यहाँ पर पूरा कहानी समझ लो हुआ क्या था। एक्चुअली में 1857 में रिवोल्ट देखने को मिला भारत में, काफी बड़ा विद्रोह था जिसे आप लोग सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते हो। और इस विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या फिर ब्रिटिश जो साम्राज्य थी उसे यह पता चल चुका था कि अगर भारत में आधिपत्य जमाना है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भी पावर है उससे वापस लेना होगा, अदरवाइज कभी भी फिर से ऐसा रिवोल्ट हो सकता है और पूरे भारत से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है ना। और इस एक्ट के तहत भारत की जो आधिपत्य था वो पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, और इसी के बाद से जो लॉर्ड कैनिंग है उन्हें भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। जबकि दोस्तों पहले वायसराय ऑफ इंडिया बनने के पहले लॉर्ड कैनिंग क्या थे, तो वे थे दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से यह पोस्ट जाना जाता था, जिसे बाद में कन्वर्ट करके वायसराय कर दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे लंबी प्रादेशिक सीमा किस देश के साथ में है। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट टेरिटोरियल बाउंड्री विथ विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी सीमा साझा होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की और कौन कौन सी सीमाएं किस देश के साथ लगती है। तो सबसे पहले बांग्लादेश, जिसके साथ जो सीमा की लंबाई है वो 4096 किलोमीटर के करीब है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना आता है, जिसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान और भारत की जो बाउंड्री है वो 3323 किलोमीटर की है। भारत और नेपाल की बाउंड्री 1751 किलोमीटर की। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ में लगभग 700 किलोमीटर। और जो सबसे छोटी बाउंड्री है वो है भारत और अफगानिस्तान का, जो कि 106 किलोमीटर है। तो इसमें केवल आपको 2 चीजें याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ में है, तो वह है बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसके साथ में है, तब आपका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान, जिसके साथ में 106 किलोमीटर की बाउंड्री है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला राज्य जो कि भाषा के आधार पर बना था। आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक उस समय के नेता थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, ठीक है ना। इन्होंने अनशन कर दिया, बिल्कुल भूख हड़ताल। और यहाँ पर इनका जो अनशन है वो स्टार्ट हुआ था
दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में स्टार्ट हुआ फास्ट अंटिल डेथ, और आगे चल करके 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद इतना ज्यादा आंदोलन हुआ, आवाज उठी, जिसकी वजह से मजबूरन सरकार को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन करना पड़ा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1952 में जब आंध्र प्रदेश बना था तब उसका नाम था आंध्रा, लेकिन बाद में एक स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट लाया गया जो कि इस कमीशन के आधार पर पूरी तरह से जांच की गई इस राज्य की, और फिर उसके बाद जाकर के 1956 में ये जो आंध्रा है इसे कन्वर्ट कर दिया गया आंध्र प्रदेश के नाम से। दोस्तों जब आंध्रा राज्य बना था तब इस समय का जो कैपिटल है वो यहाँ का बनाया गया था कर्नूल, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, द परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर की जो एक स्थायी मेमोरी होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है रोम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रोम का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं। तो रोम का फुल फॉर्म है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम क्या है? रैम आपका हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाता हूं। मान लो आप कंप्यूटर पर कोई भी कार्य कर रहे हो, तो जो भी आपके वर्क हो रहे हैं वो सारे के सारे जाकर के रैम में स्टोर होते हैं, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और अगर आपको परमानेंटली किसी डेटा को स्टोर करना है तो उसे आपको रोम में सेव करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जो रोम है वो क्या हो गया, एक वोलाटाइल मेमोरी हो गया आपका रैम, ठीक है ना, वोलाटाइल मेमोरी हो गया रैम, और आपके जो रोम है उसे कहा जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये वाला टर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार नॉन वोलाटाइल या फिर वोलाटाइल लिखकर पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है। तो आप लोग याद रखना, रैम जो है उसमें आपका डेटा जो भी रहेगा वो भूल जाएगा, इसलिए तो वोलाटाइल कहेंगे, और रोम में जो भी आपका डेटा है वो कभी भी नहीं भूल सकता, इसलिए हम इसे नॉन वोलाटाइल कहेंगे। इस प्रकार से आप लोग इन दोनों को याद रखना। सी ऑप्शन में कैच मेमोरी। तो दोस्तों कैच मेमोरी क्या है? यह एक फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर का। जैसे मान लो आपने गूगल क्रोम ओपन किया, वहां पर कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो जो भी आपके हिस्ट्री वगैरह है, डेटा है, वो सारे के सारे जाकर के कैच मेमोरी में स्टोर्ड रहते हैं, क्योंकि एट द टाइम आप वहां पर वर्क कर रहे हो और आपको किसी भी डेटा की तुरंत जरूरत पड़ सकती है, तो फास्टेस्ट वे में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो सके, इसीलिए कैच मेमोरी में ये सारे डेटा उस समय अवेलेबल रहते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा के बीच में है? दोस्तों यह जो मैकमोहन रेखा है यह खींचा गया था इंडिया और चाइना के बीच में। इसका नाम क्यों पड़ा मैकमोहन? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि एक ऑफिसर थे ब्रिटिश के जिनका नाम था हेनरी मैकमोहन, उन्होंने ही इसका प्रस्ताव रखा, ये पूरी रूपरेखा तैयार की, इसी वजह से इनके नाम पर मैकमोहन रेखा पड़ गया। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ था, और उसी शिमला कन्वेंशन में इंडिया और चाइना के बीच की ये रेखा खींची गई। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे लाइन्स हैं इंडिया का अलग अलग देशों के साथ में, वो भी आप लोग देख लीजिए। जैसे देखो इंडिया का बांग्लादेश के साथ में जो लाइन है, ठीक है ना, इसे कहा जाता है पूर्वांचल। इंडिया का भूटान के साथ में जो आपकी बाउंड्री है उसे कहा जाएंगे जयगांव। इंडिया और चाइना का मैंने आपको बता दिया मैकमोहन रेखा, जिसकी लंबाई है 4056 किलोमीटर। इंडिया और म्यांमार के बीच में जोरिनपुरी है। इंडिया नेपाल के बीच में इंडो नेपाल कहलाता है, और पाकिस्तान के साथ में जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है एक, यानी कि एलओसी, और एक और लाइन है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। अब यहाँ पर भी सर रेड क्लिफ ने पूरी रूपरेखा तैयार की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम के आधार पर रेड क्लिफ लाइन रख दिया गया है। आपको मेनली दो चीजें याद रखना है, एक है भारत और चाइना के बीच में जो कि है मैकमोहन रेखा, और दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कि है लाइन ऑफ कंट्रोल एंड रेड क्लिफ लाइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों पिछले 5 सालों में लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपका अलग अलग शिफ्टों में रिपीट हो चुका है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड में करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही में दोस्तों आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर जितने भी स्टडी मटेरियल्स होंगे आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मैंने कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।